हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता है, किसी भी संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी भी नियम की आवश्यकता होती है। किसी भी संस्था के साथ साथ स्कूल, कॉलेज या किसी राज्य को चलाने के लिए, किसी संगठन को चलाने के लिए कुछ निश्चित नियमों की आवश्यकता होती है, कुछ निश्चित सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। इसी तरह से राज्य और सरकारों के साथ है, किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं। बिना नियमों के ना तो किसी संस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, ना किसी संगठन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, न ही किसी स्कूल और कॉलेज को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। और यहाँ तक कि बिना नियमों के, बिना सिद्धांतों के देश का शासन और प्रशासन भी सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। तो आज हम इस बारे में विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे कि संविधान क्या है और संविधान का क्या अर्थ है, संविधान के क्या कार्य होते हैं और संविधान, एक अच्छी संविधान की क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, एक अच्छी संविधान में क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान का अर्थ क्या है। तो संविधान, कुछ जर्नल भाषा में, साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संविधान को कुछ निश्चित नियम, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनको ध्यान में रखकर किसी भी राज्य की सरकार, किसी भी देश की सरकार वहां के शासन को चलाती है। वहां का शासन इन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। वैसे संविधान साधारण भाषा में यदि देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम सम और विधान। सम और विधान से मिलकर संविधान बना है। संविधान सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है बराबर, सम समान। विधान का अर्थ होता है कानून या नियम। इस तरह हम कह सकते हैं कि संविधान वे नियम और कानून होते हैं जो समस्त जनता पर, देश के समस्त नागरिकों पर बराबर या समान रूप से लागू होते हैं। उन नियमों को, उन सिद्धांतों को संविधान कहा जाता है। यदि इसकी उत्पत्ति को हम देखते हैं तो संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से निकला है। कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है स्थापित करना। जिसका अर्थ होता है स्थापित करना या स्थापना करना। इस तरह हम कह सकते हैं कि संविधान वे नियम होते हैं, वे कानून होते हैं जिनको हम जनता की भलाई के लिए, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थापित करते हैं, जिनकी स्थापना करते हैं। तो इस तरह इसको ये कहा जा सकता है कि संविधान वे लिखित और अलिखित परंपराओं पर आधारित, प्रथाओं पर आधारित या न्यायिक निर्णयों पर आधारित वो नियम होते हैं जिन नियमों को ध्यान में रखकर किसी भी राज्य की सरकार, किसी भी देश की सरकार वहां का शासन चलाती है। और जिस देश में, क्योंकि यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है तो वह राज्य नहीं है। प्रोफेसर जेलिनेक ने कहा है कि जिस राज्य में संविधान नहीं है तो वहां का शासन नहीं होकर अराजकता का शासन होता है। कि जिस राज्य का संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जाता है तो वहां का शासन सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता, तो वहां संविधान का शासन नहीं है, ये मानना पड़ेगा हमें। वहां पर अराजकता का शासन है। स्टेट वेयर देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजीम ऑफ एनार्की। वहां पर अराजकता का शासन पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान, सम और विधान, समान कानून जहां पर लागू होते हैं, कुछ निश्चित नियम जहां पर होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। वो सिद्धांत लिखित में भी हो सकते हैं, अलिखित में भी हो सकते हैं। और इसी आधार पर
राज्य का शासन सुचारू रूप से चलाया जाता है तो संविधान कहलाता है। अब बात आती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि संविधान का विचार सबसे पहले किस विद्वान ने दिया था? तो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध विद्वान थे सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, हेनरी मैन ने संविधान का विचार सबसे पहले दिया था। सर हेनरी मैन ने संविधान का विचार सबसे पहले दिया था कि संविधान होना चाहिए और संविधान के आधार पर ही देश का शासन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अब इसकी परिभाषाओं को हम एक एक करके देखते हैं, क्योंकि विभिन्न राजनीति विज्ञान के ज्ञाताओं ने, राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञों ने अपने अपने हिसाब से संविधान की परिभाषाएं दी हैं, और परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए क्या परिभाषाएं दी हैं। तो नंबर राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं, तो राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं में कौन कौन सी परिभाषाएं प्रमुख हैं हम ये देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले डायसी ने क्या परिभाषा दी है कि उन सभी नियमों का समूह जिनको मैं अभी बता रहा था आपको, नियम और सिद्धांत होते हैं, तो उन सभी नियमों का समूह जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता का विभाजन, राजसत्ता शासन करने की शक्ति, राजसत्ता का विभाजन और विभाजन में बंटवारा, राजसत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, उसका विभाजन किया जाता है और प्रयोग किया जाता है। यानी उन सभी नियमों का समूह जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता का विभाजन और राजसत्ता का प्रयोग, राजसत्ता का विभाजन और प्रयोग किया जाता है, तो संविधान कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे नियम होते हैं, उन नियमों का समूह होता है जिन नियमों के समूह के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से राजसत्ता का हम विभाजन करते हैं, शक्तियों का विभाजन करते हैं, बंटवारा करते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे नियमों को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। ऐसे नियमों को हम संविधान कहते हैं। दूसरे नंबर पर वियर ने अपनी परिभाषा दी है कि संविधान किसी देश की सरकार और सरकार की पूरी प्रणाली, यानी संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है। पूरी प्रणाली का वर्णन करता है, सरकार की पूरी प्रणाली, सरकार किस तरह से चलाई जा रही है, सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के उन अंगों की संरचना क्या है, सरकार के उन अंगों के बीच में क्या संबंध है, सरकार के अंगों की शक्तियां क्या हैं, सरकार के अंगों के कार्य क्या हैं, इन सारी चीजों का वर्णन किया जाता है, सरकार की प्रणाली का वर्णन करता है। और उन नियमों का संग्रह है, उन नियमों का संग्रह का मतलब क्या है? ए सेट ऑफ रूल्स, समुच्चय नियमों का संग्रह, नियम इकट्ठे कर दिए गए हैं जो सरकार को स्थापित करते हैं, सरकार को एस्टैब्लिश करते हैं और नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। सरकार किस तरह से चलाई जा रही है, सरकार के क्या नियम हैं, और नियंत्रित करते हैं, सरकार पर पाबंदियां रखते हैं, सरकार पर सीमाएं लगाते हैं। तो ऐसे प्रणाली या ऐसे नियमों को क्या कहा जाता है? संविधान कहते हैं। संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है, यानी पूरी प्रणाली का वर्णन करता है, और इन नियमों का संग्रह है। यानी उन नियमों का संग्रह, कौन से नियमों का संग्रह है? जो सरकार को स्थापित करते हैं, सरकार को नियमित करते हैं और सरकार को नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे नियमों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। और वास्तव में संविधान कुछ नियमों का संग्रह ही होता है। वो नियम लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। तो ए सेट ऑफ रूल्स होता है या कलेक्शन ऑफ रूल्स होता है। तो इसके बाद वियर की परिभाषा के बाद आगे गिलक्राइस्ट की परिभाषा है, डेफिनेशन है। गिलक्राइस्ट ने क्या कहा है? तो यहां पर गिलक्राइस्ट राजनीतिक विचारक हैं। उन्होंने कहा है संविधान नियमों व कानूनों
नियमों व कानूनों का निकाय है। इसका मतलब ये संग्रही है, एक तरह से निकाय है, जो सरकार की व्यवस्था, यानी सरकार की व्यवस्था और सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण। अभी मैं आपको बता रहा था कि सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का वितरण, बंटवारा और उन सामान्य सिद्धांतों, जो सामान्य सिद्धांत जिनके द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो नियम होते हैं, का निर्धारण करता है। यानी कौन कौन से सिद्धांत किस तरह से सरकार चलानी है, उनका निर्धारण करता है। और जिनके आधार पर किसके आधार पर? सिद्धांतों के आधार पर। जो सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, उन निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर इन शक्तियों का उपयोग किया जाता है। जो सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर इन शक्तियों का उपयोग किया जाता है, उन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उन शक्तियों को यूटिलाइज किया जाता है, उनको यूज किया जाता है, उनको लागू किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान नियमों व कानूनों का वह निकाय है जो सरकार की व्यवस्था, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण और उन सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है जिनके आधार पर शक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका मतलब वही है कि सरकार की शक्तियों का उपयोग, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच की संरचना, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंध, सरकार के विभिन्न अंगों की शक्ति और उनके कार्य, और किस तरह से सुचारू रूप से सरकार अपने कार्य को चलाती है, तो उनका उपयोग किस तरह से करती है, इसे संविधान कहते हैं। इसके बाद प्रोफेसर लास्की क्या कहते हैं संविधान के बारे में, कि संविधान नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है, यानी नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है। यानी नियमों का भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है, जिसके द्वारा उन नियमों के भाग के द्वारा यह निश्चित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, निश्चित किया जाता है कि ऐसे नियम किस प्रकार निश्चित किए जाएं, कि इस तरह के नियम कैसे निश्चित किए जाएंगे और कौन सी विधि से इनमें परिवर्तन किया जाए, यानी इनमें परिवर्तन कैसे किया जाए। अब यहां एक चीज इन्होंने और जोड़ दिया है कि उन नियम निश्चित कैसे किए जाएं, या ऐसे नियम किस प्रकार निश्चित किए जाएं, और उनमें किस विधि से, किस तरह से उनमें परिवर्तन किए जाएं। यदि उनमें बदलाव करना है, उनमें कोई संशोधन करना है, तो किस विधि से उनमें संशोधन किया जा सकता है, यह भी इनके द्वारा परिभाषित किया गया है। और इनका निर्माण कौन करे, और अंत में क्या है कि ऐसे नियमों का निर्माण कौन करे, किसके द्वारा ऐसे नियमों का निर्माण किया जाए, यानी उनके ऐसे नियमों का निर्माण करने के लिए अंतिम शक्ति किसके पास है, अंतिम अधिकार किसके पास है। तो यहां पर प्रोफेसर लास्की ने यही कहा है कि नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाए, यानी जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाए कि ऐसे नियम किस प्रकार निश्चित किए जाएं, कौन सी विधि से इनमें परिवर्तन किया जाए, इनमें बदलाव किस तरह से किया जाए, और इनका निर्माण कौन करे, इनका निर्माण किसके द्वारा किया जाए, इनका निर्माण कौन करे। तो ये परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं, जो राजनीतिक विचारक हैं, पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने ये अपनी परिभाषाएं दी हैं। और इन परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष रूप में हम इसी बात पर पहुंचते हैं, इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संविधान उन लिखित और अलिखित कौन से, जो परंपराओं पर आधारित हैं, जो प्रथाओं पर आधारित हैं, न्यायिक निर्णयों पर आधारित हैं, या पुरानी अवधारणाओं पर आधारित हैं, वो नियम होते हैं जिन नियमों के आधार पर किसी भी देश की सरकार और वहां की सरकार के कार्य, सरकार के अंगों का संरचना, उनकी बनावट, सरकार के अंगों के आपसी संबंध, सरकार
की शक्तियां, अंगों की शक्तियां और कार्य, तथा सरकार का नागरिकों के साथ क्या संबंध है, और सरकार ने नागरिकों के कौन कौन से नागरिकों को अधिकार दिए हुए हैं, और कौन कौन से कर्तव्य नागरिक सरकार के प्रति, देश के प्रति किन किन कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। तो ऐसे नियम, चाहे वो नियम लिखित में भी हो सकते हैं, अलिखित में भी हो सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखित में नियम है, कहाँ पर अलिखित में नियम है, कहाँ लिखित संविधान है, कहाँ अलिखित संविधान है, वो आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हम ये कह सकते हैं उन लिखित और अलिखित नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है, जिनको ध्यान में रखकर किसी भी देश की सरकार वहां के शासन को सुचारू रूप से चलाती है। इसके बाद आता है, इसके बाद संविधान के क्या कार्य हैं, संविधान क्यों जरूरी है, संविधान क्या कार्य करता है, संविधान के द्वारा किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ता है, और संविधान का क्या एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है, क्योंकि उसके अच्छे कार्य होंगे तो संविधान की उपयोगिता आम जनता के लिए, देश के नागरिकों के लिए बहुत अधिक उपयोगिता हो सकती है, और संविधान के द्वारा ही उनकी स्वतंत्रता, उनके अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान के द्वारा क्या, संविधान के क्या कार्य हैं। कार्यों में सबसे पहले आता है शासन के उद्देश्य को स्पष्ट करना, कि संविधान के द्वारा ही शासन के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाता है, और यह निश्चित किया जाता है, ये उद्देश्य इस तरह से स्पष्ट होते हैं कि लिख दिया जाता है संविधान में कि अमुक देश की सरकार के शासन चलाने के लिए क्या उद्देश्य हैं, यानी सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार किन किन उद्देश्यों को लेकर जनता के ऊपर शासन करती है, यानी किस सरकार का उद्देश्य क्या है। तो सरकार के उद्देश्यों का मतलब है कि क्या सरकार का उद्देश्य, शासन का उद्देश्य जनता की भलाई करना है, जनता के लोक कल्याण के लिए कार्य करना है, या जनता का के हित की बात करना है, या जनता का जीवन सुचारू रूप से और कल्याणात्मक रूप से जनता का जीवन चलता रहे, लोक कल्याण की भावना राज्य में बनी रहे, इस तरह से शासन करना है या नहीं करना है, या शासन प्रजातंत्रात्मक शासन है, प्रजातंत्र प्रणाली पर आधारित शासन है, या शासन तानाशाही शासन है। तो इन सारी चीजों को संविधान के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, क्योंकि संविधान में उसी तरह से उन चीजों का वर्णन किया जाता है, और इससे सरकार के उद्देश्य या शासन के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। इसके बाद है प्रशासनिक ढांचे को निश्चित करना, कि संविधान के द्वारा किसी भी राज्य के प्रशासनिक ढांचे को निश्चित किया जाता है कि प्रशासनिक ढांचा क्या होगा, प्रशासन के तौर तरीके क्या होंगे, और प्रशासन की रूपरेखा क्या होगी। प्रशासन, जैसे मैंने अभी बताया था, वो सरकार के अंगों से संबंधित सारी चीजें हैं कि प्रशासन कैसे चलाया जाए, शासन प्रशासन में क्या क्या उसके कार्य हो सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति होंगे, कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, उनके क्या कार्य, उनकी क्या शक्तियां होंगी, और वो किस तरह से शासन चलाएंगे। तो प्रशासनिक ढांचे को भी क्या किया जाता है, निश्चित किया जाता है। तो ये संविधान का कार्य है कि संविधान के कार्य के द्वारा प्रशासनिक ढांचे को निश्चित करना, निश्चित किया जाता है। इसके बाद है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य। नागरिकों के अधिकार, जिस राज्य में के जो नागरिक हैं, राज्य में जो नागरिक निवास करते हैं, उनके अधिकार क्या हैं, सरकार ने उनको क्या अधिकार दे रखे हैं, सरकार ने उनको क्या स्वतंत्रताएं दी हैं, कहीं उनकी स्वतंत्रताओं पर कोई नियंत्रण तो नहीं है, उनके अधिकारों को छीना तो नहीं जा रहा है। ये उस देश के संविधान के कार्य होते हैं, क्योंकि संविधान में सुचारू रूप से बातें लिखी हुई होती हैं, और किसी भी देश का संविधान, विशेष रूप से लोकतंत्रीय राज्यों का जो संविधान होता है, वो उस देश के नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करता है। तो ये उसका एक उद्देश्य भी हो जाता है कि संविधान का उद्देश्य है कि वहां के नागरिकों के अधिकारों को और वहां के नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करे, कोई अधिकारों पर नियंत्रण ना हो, स्वतंत्रता को कोई सरकार या कोई संगठन या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह छीने न, यानी नागरिकों की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण न करे। इसके बाद नागरिकों में तालमेल बैठाना, नागरिकों में तालमेल बैठाना भी संविधान का उद्देश्य होता है, संविधान का कार्य होता है कि नागरिकों में तालमेल कैसे बैठाए, कि ऐसे बहुत से राज्य हैं विश्व में जिनमें विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न
संप्रदायों के, समुदायों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, तो विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, एक दूसरे से उनका कितना तालमेल है, एक दूसरे से उनमें अलगाव तो नहीं है। यदि भाषा के आधार पर उनमें कोई मतभेद है, विवाद है, धर्म के आधार पर कोई मतभेद है, विवाद है, जाति के आधार पर कोई मतभेद है, विवाद है, या अन्य और किसी प्रकार के आधार पर उनमें किसी प्रकार का मनमुटाव या विवाद है या मतभेद है, तो वहां का शासन सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। वहां का सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा और वो ताना बाना खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यदि उनमें तालमेल नहीं होगा तो राज्य का शासन भी सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा, राज्य में शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। इसलिए कहा जा सकता है कि नागरिकों में तालमेल बैठाता है। कौन बैठाता है? संविधान। यानी ये संविधान का काम है कि संविधान के द्वारा नागरिकों में तालमेल बैठाया जाता है। नंबर 5 पर निर्णय लेने की शक्ति स्पष्ट करना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि संविधान के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि राज्य में या सरकार में निर्णय कौन लेता है। यानी शासन चलाने का निर्णय कौन व्यक्ति शासन का अध्यक्ष है, कौन व्यक्ति राज्य के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, कौन व्यक्ति राज्य के मुखिया के रूप में काम करेगा, और निर्णय कौन लेगा शासन को चलाने के लिए सुचारू रूप से कौन निर्णय लेगा, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, ये भी संविधान का काम है। ये संविधान के द्वारा स्पष्ट किया जाता है और संविधान में ही ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। लिखित संविधान है तो लिखित में सारी चीजें लिखी हुई होंगी। अलिखित संविधान है तो वो परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर ये अपने आप डिसाइड है कि किसी भी राज्य में शासन चलाने की शक्ति किसके पास है और उस शक्ति स्पष्ट करने के लिए निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, यानी शासन को सुचारू रूप से चलाएगा कौन। तो ये संविधान के कार्यों में बातें आती हैं। और इसके बाद है संविधान के कार्य के बाद है एक अच्छे संविधान की विशेषताएं क्या हैं, एक अच्छे संविधान में क्या गुण होते हैं ताकि किसी भी राज्य का शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो क्या एक अच्छे संविधान की विशेषताएं हो सकती हैं, या अच्छे संविधान में कौन कौन से गुण हो सकते हैं, या एक अच्छा संविधान किस प्रकार से अच्छा संविधान हो सकता है ताकि राज्य का शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो यहां पर मैंने 7 पॉइंट का उल्लेख किया है कि हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अच्छे संविधान में ये चीजें होनी बहुत जरूरी हैं और इस तरह का संविधान एक अच्छा संविधान होगा और ये अच्छे संविधान की विशेषता भी होंगी। तो सबसे पहले संक्षिप्तता। तो एक अच्छा संविधान संक्षिप्त संविधान होना चाहिए। संक्षिप्त संविधान से तात्पर्य है कि टू द पॉइंट। उसमें क्या होना चाहिए? ब्रेविटी होनी चाहिए उस संविधान में, और उसमें वो चीजें संक्षिप्त रूप से लिखी हुई होनी चाहिए कि ये वर्णन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उसको एनलार्ज करके नहीं देखा जाए कि संविधान बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो और हर चीज एक छोटी छोटी भी चीजें जो अनावश्यक सी लगने लगती हैं उनका संविधान में समावेश ना हो। तो हम ये कह सकते हैं संक्षिप्त संविधान होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो संक्षिप्त के बारे में हम ये कह सकते हैं कि कई देशों में बड़े छोटे छोटे संविधान हैं, जैसे अमेरिका का संविधान है जिसमें 7 अनुच्छेद हैं, केवल 7 आर्टिकल्स हैं और बहुत छोटा संविधान है। तो संक्षिप्त संविधान एक अच्छा संविधान होता है और अच्छे संविधान में संक्षिप्तता का होना बहुत अधिक जरूरी है। स्पष्टता, यानी एक अच्छा संविधान स्पष्ट रूप से दिया हुआ हो, स्पष्ट होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी भी शब्द को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी भी लाइन को लेकर, या जो भी कहीं कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जो अस्पष्ट हो, जो जनता की या संविधान को पढ़ने वालों की या शासन चलाने वालों की समझ में नहीं आए, ऐसी कोई भी चीज संविधान में नहीं होनी चाहिए। संविधान स्पष्ट रूप से स्पष्ट होना चाहिए और क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अस्पष्ट संविधान है, जो कुछ लिखा हुआ वो समझ में नहीं आ रहा है और फिर उसके कई अर्थ लगाए जाते हैं, एक दूसरे की शक्तियों पर अतिक्रमण कर दिया जाता है। तो फिर संविधान और स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं देता है, और स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं देता है तो शासन सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता है। इसके बाद निश्चितता, डेफिनेटनेस, कि संविधान निश्चित होना चाहिए। निश्चितता, उसमें अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए कि कई अर्थ निकलें और कई अर्थ लगाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
और बिल्कुल ऐसे संविधानों में वकीलों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे जो संविधान निश्चित नहीं है, अनिश्चितता जिनमें है, तो वो अनिश्चितता बनी रहती है और एक दूसरे के जो सरकार की एजेंसियां हैं, शासन चलाने वाले हैं, वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र का दावा करते हैं और वास्तव में ये अनिश्चित सी बात होती है। निश्चितता जहां पर नहीं होती है तो वो अपना अपना दावा करते हैं, तो सरकार सुचारू रूप से शासन नहीं चला पाती है। उपयुक्तता, सूटेबिलिटी, कि एक अच्छा संविधान उपयुक्त भी होना चाहिए, जनता के काम के लिए उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त का मतलब यहाँ पर है कि विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग तो सांस्कृतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर इस संविधान में उपयुक्तता होनी चाहिए। आधार पर संविधान सभी लोगों के लिए उपयुक्त होना चाहिए ताकि सभी व्यक्तियों का जन कल्याण किया जा सके, सभी नागरिकों का कल्याण किया जा सके, संविधान सबके काम आ सके और जिसका संविधान का उद्देश्य सर्व कल्याण हो। तो संविधान में उपयुक्तता होनी बहुत अधिक आवश्यक है। नंबर 5 पर व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, के संविधान व्यापक होना चाहिए। यहां पर इसका मतलब ये है कि संविधान वैसे संक्षिप्त तो होना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कोई चीज स्पष्ट रूप से लिखी हुई नहीं हो। तो संविधान में जो जो शक्तियां सरकार के अंगों को दी गई हैं, नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों को जो कर्तव्य दिए गए हैं और विभिन्न प्रकार की जो चीजें संविधान में उल्लेखित की गई हैं शासन चलाने के लिए, तो वो चीजें व्यापक रूप से, स्पष्ट रूप से दी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही संविधान में वो चीजें दी हुई नहीं है और उनका उल्लेख नहीं किया गया है। तो किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो राज्य सरकार की सीमाएं हैं, सरकार के कार्य हैं या और कोई चीज है, तो व्यापक रूप से वो सारी चीजें उसमें संविधान में उनका उल्लेख होना चाहिए ताकि सभी के लिए प्रावधान हो। जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि एक देश में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और सांस्कृतिक, आर्थिक आधार पर विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो उनके लिए भी इस तरह के प्रावधान हो ताकि जनता को लगे कि हमारा भी इसमें ख्याल रखा गया है, हमारे कल्याण का भी ख्याल रखा गया है, हम पर भी ध्यान दिया गया है। इसके बाद नंबर 6 पर आता है स्थिरता, कि संविधान कैसा होना चाहिए। संविधान में स्थिरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए संविधान में। और स्थिरता से यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि संविधान ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि संविधान को आए दिन बदला जा सके, कि संविधान को तुरंत ही चेंज कर दिया जाए, उसमें बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर संशोधन किए जाएं, तो उससे उसकी स्थिरता भंग हो जाएगी। संविधान अस्थिर हो जाएगा कि एक सरकार अपने हिसाब से शासन चलाती है और वो संविधान को अपने हिसाब से क्या कर सकती है, चेंज कर दे। दूसरे बार दूसरे किसी राजनीतिक दल की सरकार बनी या दूसरी सरकार बनी, वो अपनी सुविधा के अनुसार संविधान को चेंज कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान स्थिर होना चाहिए। इतनी स्टेबिलिटी संविधान में अवश्य होनी चाहिए कि उसे शासक दल अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं के अनुरूप आसानी से या जब चाहे मनमाने तरीके से उसे चेंज करे, अपना तानाशाहीपूर्ण रवैया प्रदर्शित करे। तो इसलिए संविधान में स्थिरता होनी बहुत अधिक आवश्यक है। और लास्ट पॉइंट हमारा है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज की तरह होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि संविधान समय के बदलने के साथ साथ परिवर्तित होना बहुत अधिक जरूरी है। कि जब संविधान बनता है तो परिस्थितियां और प्रकार की होती हैं, जब संविधान को लागू किया जाता है और संविधान को शासन चलाने के लिए ध्यान में रखा जाता है, तो वर्षों के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं, समय बदल जाता है। तो बदलती हुई परिस्थितियों के साथ साथ उस संविधान को भी बदलने की उसमें गुंजाइश होनी चाहिए, उसको भी बदला जाए, ऐसी उसमें एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के साथ यदि बदल दिया जाता है या उसमें चेंज कर दिया जाता है, या परिवर्तन जहां पर रिक्वायर्ड है, जहां पर जरूरी परिवर्तन करने पड़ते हैं, वो परिवर्तन किए जाते हैं, तो संविधान, अनुकूलनशीलता संविधान में बनी रहती है, संविधान अनुकूल होता है और संविधान समय के साथ साथ सुचारू रूप से चलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये संविधान की विशेषताएं या गुण समझ में आए होंगे। दोस्तों, ये टॉपिक यहीं पर हम फिनिश इसको करते हैं, यहीं तक है। तो
आपने देखा कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संविधान के क्या कार्य हैं, संविधान की अच्छी विशेषताएं क्या हैं, या एक अच्छे संविधान में कौन कौन से गुण होते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। यहाँ पर हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अगली वीडियो के साथ हम अगली वीडियो में हम संविधान के वर्गीकरण के बारे में आपको बताएंगे। तब तक धन्यवाद।